स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि आप सब घर में ठीक होंगे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है उसके पेश नज़र बहुत सारी डिस्टर्बेंस है और क्या नाम है, कारोबार रुके हुए हैं और स्टडी करने में भी कुछ बच्चों का दिल नहीं कर रहा होगा। लेकिन जिन तालिब इल्मों ने जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक है और ये इस बात की याद दहानी है कि ये वही तालिब इल्म है कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख बदलनी है और जिन्होंने साइंस में एक इनकलाब बर्पा करना है। क्योंकि विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी तकलीफ के या बिना किसी कंडीशन के आप खुद की मर्ज़ी से इस टॉपिक को सुनने के लिए बेताब हैं। और अल्लाह ताला ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को दुनिया में कामयाब करता है और इनका नाम दुनिया की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिख देता है। तो इसीलिए बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का। वो है क्या बेटा? एनालिसिस। क्या है बेटा? एनालिसिस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, एनालिसिस क्या होती है। तो बेटा, एनालिसिस का मतलब आप जानते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं तजिया। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस एनालिसिस को उर्दू में कहते हैं तजिया। क्लियर है बेटा? अब इसको तजिया कहते हैं। अब यहां पे हम जो तजिया करते हैं वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है मेयार के लिहाज से और एक होता है मिकदार के लिहाज से। ठीक है, जैसे कि इसकी टाइप्स मैं बताने वाला हूं। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। तो पहली टाइप है क्वालिटेटिव और दूसरी टाइप है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब के मेयार और क्वांटिटेटिव मतलब के मिकदार। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कहीं पर भी जाते हैं, मतलब कि आप रेस्टोरेंट गए और आपने वहां पर रेस्टोरेंट में जाकर बिरयानी ऑर्डर की है। 1 प्लेट और बिरयानी आपने ऑर्डर कर दी। अब सबसे पहले जब वो बिरयानी आपके पास आएगी, मतलब कि आपने वो जो प्लेट जो ऑर्डर की थी वो 600 रुपीज़ की है। तो आप जो वो प्लेट आपके पास आएगी तो पहले आप उसका क्या करेंगे? चखेंगे। चखेंगे मतलब कि चेक करेंगे उसका जायका कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उस पर मसालों की मिकदार कैसी है, मसालों का बैलेंस कैसा है, उस बिरयानी का कलर कैसा है। मतलब कि आप जो है उसको चख रहे हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उसका टेस्ट, उसकी कलर, उसकी रेसिपी, उसकी क्या नाम है, सारे कंडीशन जो है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। और जो तज्जिया कर रहे हैं वो उसके मेयार का है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्या, मुझे देख रहे हैं मेरी शर्ट का कलर रेड है, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये क्वालिटी है। ठीक है। अब ये इसी तरह की शर्ट एक बुरजा की होगी, इसी तरह की शर्ट आपको 200 की मिलेगी, एक 600 की, 1000 की, एक 2000 की। तो मतलब कि क्या है, आप कहेंगे कि यार तीनों शर्ट्स का कलर सेम है लेकिन तीनों शर्ट्स की क्वालिटी क्या है? डिफरेंट है। जो 2000 वाली शर्ट है वो बेस्ट मेयार की है और जो 200 वाली शर्ट है वो अदना मेयार की है। तो ये होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, जो आपको नजर आ रही है मिकदार के लिहाज से। जब आपने वो बिरयानी ऑर्डर की और वो खाई तो आप कहेंगे यार 600 रुपये में इतनी बिरयानी। यार मैंने पिछले रेस्टोरेंट में बिरयानी खाई थी, उसने 600 रुपये की मुझे इतनी बड़ी प्लेट भर के दी थी और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ तो 600 रुपये की इतनी सी प्लेट। तो मतलब कि अब आपने जो तजिया किया है वो मिकदार के लिहाज से किया है, मिकदारी लिहाज से, ये कम है ये ज़्यादा है। तो इस तरह के तजिए को, इस तरह की एनालिसिस को हम कहते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। समझ आ गई? जब भी हम मिकदार के अंदर देखेंगे ना, यार ये चीज़ कम है ये ज़्यादा है, तो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अलावा जितनी भी एनालिसिस होंगी वो सारी क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट है, वेरी गुड। अब बेटा, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस का समझ में आ गया और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का भी क्या हो गया बेटा? समझ में आ गया। लेकिन हमने जो इसकी एग्जांपल देखनी है वो एग्जांपल देखनी है हमने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, यानी कि कंपाउंड्स के अंदर। जैसे कहता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली ग्लूकोज की। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो ये होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है।
तो सबसे पहले आप इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड है ग्लूकोज का, आप इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस दो तरह की होती है, एक मिकदारी लिहाज से क्वांटिटेटिव और एक मियारी लिहाज से क्वालिटेटिव। तो देखें इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी क्वालिटी ये है कंपाउंड्स के अंदर कि इसमें कौन कौन से एटम्स हैं। तो मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर उस कंपाउंड के अंदर यानी कि नेचर ऑफ एटम्स, एटम्स की नेचर क्या है, मतलब कौन कौन से एटम्स हैं, तो ये उसकी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस कंपाउंड की क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगी, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, और तीसरा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये है इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस मेयारी लिहाज से। अब कौन कौन सा एटम कितनी कितनी मिकदार में है, उसकी रेशियो क्या है, ये उसकी मिकदार है। तो ये साफ क्या आ गई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो 12 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो क्या है, 6 है। तो ये इसकी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये होती है बेटा एनालिसिस, क्या होती है कि आप एक तज्जिया करते हैं और वो तज्जिया अगर मिकदार के लिहाज से कम या ज़्यादा है, ठीक है, लाइट या लो है, तो ये होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अलावा इतनी भी होंगी, उसका कलर, टेस्ट, पोजीशन, ये सारी के सारे क्या हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बेटा आपको समझ आ चुकी है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और हम उसको कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इसके फार्मूला है, समझ आ गई। वो फार्मूला जरा आप देख लें, वो है कंपोजिशन। वो क्या है, कंपोजिशन। ओके जी, मतलब कि आपने किसी भी कंपाउंड के अंदर एक खास एटम की कंपोजिशन निकालनी है कि इस एटम की इस कंपाउंड के अंदर क्या कंपोजिशन है, मतलब कि इसका हिस्सा इस कंपाउंड के अंदर कितना है, हमने वो निकालना है। तो मतलब कि फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला टू फाइंड परसेंटेज composition of a specific element in a given compound। जो कंपाउंड उसने आपको दिया हुआ है उसके अंदर उस एक खास एलिमेंट जो हमने डिसाइड किया है उसकी क्या परसेंटेज है, उसकी क्या अहमियत है उस कंपाउंड के अंदर। तो इसका फार्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, mass of element divided by mass of compound मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी क्या, हम 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जहां पे एग्जाम्पल लेते हैं H2O वाटर, पानी का जो आप इस मैंने मालूम करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी। तो मुझे क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मास ऑफ एलिमेंट और डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड। ओके, अब यहां पर हमने जो मास लेना है वो मोलर मास होगा, क्योंकि मोलर मास किस में आता है, हमेशा ग्राम्स में आता है। और हमने मास ऑफ कंपाउंड भी किससे लेना है, मोलर मास में, क्योंकि इतने भी मोलर मास जो होता है वो हमेशा ग्राम्स में होता है। इसके अलावा जो भी मास होगा ना, क्या नाम है, वो हमेशा किस में होगा, एएमयू के अंदर, फॉर्मूला मास एटॉमिक मास एएमयू में होता है। लेकिन मोलर मास किस में होता है, ग्राम्स में होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्राम्स में, तो यहाँ पर समझ आ गई, क्लियर है बेटा। ओके जी, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, समझ आ गई,
कितना होता है, 16 होता है। और पूरे जो H2O का जो मास होगा, पूरे H2O का मास कितना होगा, क्या करेंगे, इसका मास होता है 18, समझ आ गई, कितना होता है 18। तो अब देखो आंसर निकालो, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना था 16, और पूरे कंपाउंड का पानी का 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फटाफट आंसर निकाले, क्या आता है, 2 8 16, 2 9 18। हाँ जी आगे, वेरी गुड वेरी गुड। इसको आगे सोल्व करें, क्या आता है, चले मान लेते हैं कितना आ गया, 96% आ गया, क्या आ गया 96%। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज इन वाटर, समझ आ गई। और इसी तरह आप पानी की भी निकाल सकते हैं, इसी तरह आप किसी और कंपाउंड की भी निकाल सकते हैं, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट की क्या परसेंटेज है, समझ आ गई बेटा। तो ये थी एनालिसिस, और साथ जो है हम किसी भी कंपाउंड के अंदर उस स्पेसिफिक एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या, आपको उस एलिमेंट का मास पता हो, साथ उस कंपाउंड का मास पता हो, तो आप एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये आप और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको उस एलिमेंट की परसेंटेज उस कंपाउंड के अंदर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स समझ आई। तो नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ एटॉमिक मासेस। ओ टन टन। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने एनालिसिस देखी, अब हमने देखना है कि कंबस्शन एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, जो इस अगला टॉपिक है कि हम कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करके, जला के हम उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपकी बुक में जो टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं, ये उससे 99.9% डिफरेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी मालूमात और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने का मौका मिलेगा। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो तो उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स से बने हुए दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को हम उनके डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ये आपके पास इथेन है, ये आपके पास प्रोपेन है, ये आपके पास देखें, ये कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ SO2 अटैच हुआ हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन के साथ NH2 अटैच हुआ हुआ है। मतलब कि आपके पास हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद हो, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा सल्फर और नाइट्रोजन की मौजूदगी भी हो सकती है। तो बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेटा हमने सिंपल तौर पर करना क्या है, हमने सिंपल तौर पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। मैं इसको 2 स्टेप में बांट रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ये कंबस्शन एनालिसिस आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ किन कंपाउंड्स के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए। उसके बाद कंबस्शन एनालिसिस बताऊंगा उनके लिए जो जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन भी क्या है मौजूद है। जैसे कि जब हम, ये आपके सामने डायग्राम आपको दिख रही है, ये कंबस्शन एनालिसिस की डायग्राम है, मैं ज़रा नीचे कर दूँ तो ताकि आपको इसको देखने में आसानी हो। तो देखें, ये हमने क्या लेना, वो हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने ये ले लिया, इथेन ले लिया, क्या ले लिया, इथेन ले लिया। तो जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये जो चैम्बर है, ये तो आपको डब्बा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंबस्शन चैम्बर। इसको हम कहते हैं कंबस्शन चैम्बर। मतलब कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट लगा हुआ है, एक फिलामेंट है, एक करंट देने वाला सोर्स है। तो जैसे हम उस हाइड्रोकार्बन को इसके अंदर डालेंगे, किसकी मौजूदगी में, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस डब्बे में ऑक्सीजन बढ़ी हुई है और हमने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, उसको हीट किया, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो टूट जाएगा। मतलब कि जब हमने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि जब हमने वो हाइड्रोकार्बन किस में डाला, यानी कंबस्शन चैम्बर में, ठीक है। तो जब वो कंपाउंड जो हीट मिलेगी कंबस्शन चैम्बर में, जब वो इग्नाइट होगा, इग्नाइट द हाइड्रोकार्बन, जब उस हाइड्रोकार्बन को इग्नाइट करेंगे तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये ब्रेक हो जाएगा। किससे ब्रेक होगा, उसमें सिर्फ 2 एटम्स हैं, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है।
और ये सारा जो कंपाउंड टूटा है ये किसकी मौजूदगी में टूटा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस O2 से मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके पास क्या है? वाटर। समझ आ गई? तो हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला कंबस्शन चैम्बर में, तो कंबस्शन चैम्बर को जब ऑन किया तो वो ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ दिया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन था और हाइड्रोजन था, और ये सारा जो कंपाउंड टूटा ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा। तो वो जब कार्बन और हाइड्रोजन टूट जाएंगे तो कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए O2 के साथ मिलेगा और CO2 कार्बन ऑक्साइड बनाएगा। और दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो मिलेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वाटर। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो एक कंडीशन और है, समझ आ गई, वो मैं आपको इसके पॉइंट के बाद डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आप देखें, अब ये बन गए, तो मतलब कि यहाँ पर आपके पास कंबशन एनालिसिस हुई और ये आपके पास बन गया CO2 H2O H2। समझ आ गई? असल में मुझे इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। अभी जो हमने पिछले जो एनालिसिस में देखा था वो एक फार्मूला था, इसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं कंपाउंड की एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर, तो वो थी थ्योरेटिकल। अब हमने एक्सपेरिमेंटी तौर पर, तजुर्बाती तौर पर एक एलिमेंट की उस खास कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकालनी। समझ आ गई? तो वो हमने इसको तोड़ा और यहाँ पे CO2 और H2 बना। अब हो गया बेटा, ये जो CO2 और H2 का नाम है कंपाउंड बने, ये आगे मूव करेंगे। तो अगले कंपाउंड में है मैग्नीशियम क्लोरेट। क्या है जी? अगले कंपाउंड में क्या है? मैग्नीशियम क्लोरेट। अगले कंपाउंड में क्या है? मैग्नीशियम क्लोरेट। इसको मिटा लो। ओके, तो अगले कंपाउंड में मैग्नीशियम क्लोरेट है। तो ये मैग्नीशियम क्लोरेट का काम क्या 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 क्या, क्या नाम होता है? मैग्नीशियम क्लोरेट का काम होता है मैग्नीशियम क्लोरेट। तो मैग्नीशियम क्लोरेट का काम होता है किसको एब्जॉर्ब करना? वाटर को। तो मैग्नीशियम क्लोरेट का काम होता है एब्जॉर्ब वाटर। तो मैग्नीशियम क्लोरेट का काम क्या होता है? वो पानी के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा कंप्लीटली। समझ आ गई? और आगे फिर जब वो वाटर, जब यहाँ पे सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा जो CO2 है वो CO2 कहाँ मूव करेगी? अगले चैम्बर में। तो वो CO2 जो है आगे है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को। समझ आ गई? तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। समझ आ गई? तो ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब सारी CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, और सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर? वेरी गुड। अभी मैंने यहाँ तक बात की, अभी मैं आगे बात करता हूँ। समझ आ गई? उसके अंदर। तो अब मैं कैसे निकालूंगा? समझ आ गई? अब बेटा ओके, वैसा मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको और भी तो समझाना है मैंने। ओके, तो अब मैंने निकालनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, उसका फार्मूला है। अब उसका फार्मूला क्या है ये देख रहे हैं आप? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं। ठीक है, वो क्या निकलेगी? वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
वेट ऑफ MgClO4 होल स्क्वायर, समझ आ गई, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा उसको समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड में थोड़ी गलती होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो आपको उस जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया उसका वेट पता है, ठीक है। जब ये CO2 मैग्नीशियम क्लोराइड में, जब ये CO2 जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब होगी, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, नतीजे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट बढ़ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं कि बिफोर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले KOH का जो वेट था वो था 30 ग्राम, और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट KOH का वेट हो गया, मान लेते हैं 32 ग्राम। तो डिफरेंस क्या आया? तो डिफरेंस ऑफ वेट आया 32 माइनस 30, क्या आ गया, 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि 30 ग्राम जो था वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, और उसने जब 2 ग्राम CO2 एब्जॉर्ब की तो 32 ग्राम हो गया उसका वेट। फिर हमने CO2 का वेट निकालना है, तो इनिशियल वेट को फाइनल वेट से माइनस करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, डेफिनेट, ये आपके पास है वेट ऑफ CO2। तो ये वेट ऑफ CO2 आपने ऐसे निकालना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आपको वेट पता ही होगा, उससे डिवाइड करना है। फिर आपने 12 डिवाइड बाय 44, 12 एटॉमिक मास है कार्बन का और 44 मोलर मास है किसका, CO2 का, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। समझ आ गई स्टूडेंट्स? इसी तरह आपने किसकी निकालनी, हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी वेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, 1.008 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो पानी को किसने अब्जॉर्ब किया, मैग्नीशियम क्लोराइड ने। तो बेटा, तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड जो है बिफोर एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो वेट था वो था 20 ग्राम, ठीक है जी। और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट हो गया, मान लेते हैं 28 ग्राम। तो अब इसका डिफरेंस निकालें, डिफरेंस ऑफ वेट, तो 28 माइनस 20, तो आंसर क्या आ गया, 8 ग्राम। तो मतलब कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का जो वेट था वो 20 ग्राम था, और जब उसने पानी के वेपर्स अब्जॉर्ब किए तो कितना हो गया, 28। तो जब हम इनिशियल को फाइनल से माइनस करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो ये 8 ग्राम कौन है, पानी। तो ऐसे आपने पानी का वेट निकाला, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1.008 या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और 18 मोलर मास है पानी का, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड एक्सपेरिमेंटल। तो यहां से आपने निकाली कार्बन की परसेंटेज और यहां से आपने निकाली हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब आपने निकालनी है किसकी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, कैसे? अब देखें, जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी है, तो उसमें 3 एटम हम मान लेते हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो मतलब कि उस पूरे कंपाउंड के अंदर 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो तीनों ने मिलकर उस कंपाउंड का 100% बनाया। तीनों ने मिलकर उस कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों ने मिलकर क्या बनाया, उसका 100% बनाया। समझ आ गई? तो हमने कार्बन की निकाल ली, हाइड्रोजन की निकाल ली, तो 100 में से 100% में से माइनस कर दें परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज को ऐड करें और उसको 100 से माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो ऑक्सीजन की रिमेनिंग क्या होगी बेटा, परसेंटेज होगी। समझ आ गई? सीधा क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, ओके।
तो बेटा ये था कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये आपके यहाँ तक डायग्राम क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो बेटा उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या वेरिएबल्स आते हैं, वो नेक्स्ट देखते हैं। चले बेटा, यहाँ तो कोई मसला है, टन टन, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल कंबशन एनालिसिस देखी सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लिए और ऑक्सीजन के लिए। अब बेटा, अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी है और जिसमें नाइट्रोजन भी है, अब उसके लिए कैसी कंबशन एनालिसिस होगी। तो बेटा जब कंपाउंड के अंदर का नाम है सल्फर भी हो और नाइट्रोजन भी हो, तो आपके पास जो ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे कार्बन ने O के साथ मिला तो CO2 बनाया, कार्बन हाइड्रोजन O से मिला तो वाटर बनाया। लेकिन जब नाइट्रोजन और क्या नाम है सल्फर मिलता है तो वो क्या क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाता है NO, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको N2O, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। NO2 ये नाइट्रस क्या नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O5 नाइट्रस एनहाइड्राइड, ये नाइट्रस एनहाइड्राइड। ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो CO2 को जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने लगाया था मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब करता है, और CO2 को एब्जॉर्ब करता है कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अब CO2 का सिर्फ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिर्फ CO2 नहीं मिलता, एक और कंपाउंड मिलता है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, CO। समझ आ गई, क्योंकि हर काम के अंदर एरर्स होते हैं, कुछ थोड़े बहुत एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बन जब O2 के साथ मिलता है तो वो CO2 बनाता है, और जब कार्बन O2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो CO का फॉर्मेशन भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करता है। तो अगर आपने इससे पीछे जब मैंने कार्बन की परसेंटेज निकाली थी, तो कार्बन की परसेंटेज के अंदर मैंने CO2 का वेट रखा था और CO2 का मोलर मास रखा था। ठीक है, CO का मैंने वहाँ पे जिक्र ही नहीं किया। समझ आ गई। अब होता क्या है, क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 ज़्यादा स्टेबल है CO से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO2 की मिकदार हमेशा CO से ज़्यादा होती है। तो हमने CO2 को रेफरेंस दिया, तो हमने कार्बन की परसेंटेज CO2 के लिहाज से निकाली, तो हमने उस कंपाउंड की, यानी कि क्या नाम है, सिंपल तौर पर अगर आप ऊपर देखें, सॉरी समझ आ गई, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, समझ आ गई। तो हमने जो कार्बन की परसेंटेज थी वो निकाली थी CO2 के रेफरेंस से, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है, और CO2 का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। समझ आ गई। तो मैंने यहाँ पर CO का जिक्र नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर CO का जिक्र नहीं किया, मतलब कि मैंने ऐसा नहीं किया था परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ CO डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12, और इसका कितना होगा 12 प्लस 16, वेरी गुड 28 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बिकॉज CO2 की मिकदार CO ज़्यादा होती है, तो हमने कार्बन की परसेंटेज CO2 के रेफरेंस से निकाली, CO के रेफरेंस से नहीं निकाली। क्योंकि बेटा क्योंकि हम कंपाउंड को देख नहीं सकते, हम CO को देख नहीं सकते। समझ आ गई। अब हमें ये नहीं पता कि CO कितना अब्जॉर्ब हुआ है और CO2 कितना अब्जॉर्ब हुआ है। समझ आ गई, हमें नहीं पता कि CO के मॉलिक्यूल कितने हैं, CO2 के कितने हैं। हाँ, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते, तो हमने एक तजुर्बा लगाया कि CO2 इज मोर स्टेबल देन CO, तो CO2 की मिकदार हमेशा CO से ज़्यादा होगी। तो अगर CO2 की मिकदार CO से ज़्यादा है तो CO2 की एब्जॉर्बेंस भी CO से ज़्यादा होगी, तो हम कार्बन की परसेंटेज CO2 की रेफरेंस से निकाल लेंगे। तो मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो ज़्यादातर वेट जो होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मेजॉरिटी वेट होगा वो CO2 के एब्जॉर्बर से बढ़ेगा। समझ आ गए, CO के एब्जॉर्बर से नहीं बढ़ेगा, तो हमने कार्बन की परसेंटेज CO2 के एब्जॉर्बर से अप्लाई की। समझ आ गई। तो यहाँ पर दो थे, कार्बन के दो कंपाउंड थे और CO2 बाजी ले गया और हमने ऐसा कर लिया। अगर हम पानी की बात करें, यानी कि हाइड्रोजन की बात करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन से पानी बनाता है और कुछ नहीं बनाता। समझ आ गई।
वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, ठीक है जी, डिवाइड बाय पानी का एटॉमिक मास 18 मल्टीप्लाई बाय 100, सब मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिर्फ पानी बनाता और कुछ नहीं बनाता, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम क्लोराइड टोटली पानी अब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा कोई और कंपाउंड अब्जॉर्ब नहीं करेगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हमने पानी के अब्जॉर्बर से रेफरेंस से निकाल ली है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड की भी निकाल ली है। लेकिन जो नाइट्रोजन और सल्फर है, जो नाइट्रोजन और सल्फर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो CO2 की तरह, सी कार्बन की तरह दो नहीं बनाता, वो कार्बन की तरह दो नहीं, वो बनाता है NO, वो बनाता है NO2, वो बनाता है NO3, वो बनाता है N2O, वो बनाता है N2O4, वो बनाता है N2O5, ये उसके कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के साथ। अब हमें क्या पता कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, क्योंकि इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, नीचे देखें, हम यूज़ करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम असल में मिक्सर है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। अब बेटा सोडा लाइम का वेट तो बढ़ेगा, सोडा लाइम का वेट तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, समझ आ गई ना। सोडा लाइम का तो वेट तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अगर मैं सिंपली तौर पर बात करूं, यानी कि फॉर नाइट्रोजन परसेंटेज की बात करूं, तो बिफोर एक्सपेरिमेंट्स सोडा लाइम का जो वेट था, मान लेते हैं सोडा लाइम का वेट था 22 ग्राम, जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो सोडा लाइम का वेट हो गया 32 ग्राम। अगर डिफरेंस निकालें वेट का तो 32 माइनस 22 क्या आंसर आता है, वेरी गुड 10 ग्राम। अब मतलब कि जब एक्सपेरिमेंट करने से पहले सोडा लाइम का वेट 22 ग्राम था, जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो 32 ग्राम है। अब 10 ग्राम का डिफरेंस आ गया, मतलब 10 ग्राम को इसने अब्जॉर्ब किए। अब हमें 10 ग्राम में नहीं पता कि 10 ग्राम के अंदर ज्यादा एब्जॉर्बर्स और कम एब्जॉर्बर्स इन छठे कंपाउंड में से किसकी है, मतलब कि ज्यादा एब्जॉर्ब NO हुआ है या N2O हुआ है या NO3 हुआ है या NO2 हुआ है या N2O4 हुआ है या N2O5 हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालें, ऊपर आप देखें, तो अगर इसकी हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालें तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू NO, नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू N2, नाइट्रोजन की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू NO2, नाइट्रोजन की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू N2O4, नाइट्रोजन की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू N2O3। तो अब किसकी, अब कौन सा ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, कौन सा ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, किसके रेफरेंस से हम N की परसेंटेज निकालें, क्योंकि CO2 कार्बन के अंदर दो केसेस थे, एक CO2 था एक CO था, तो CO2 की एब्जॉर्बेंस, CO2 ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा बनेगा और CO2 की एब्जॉर्बेंस CO से ज़्यादा होगी, तो हमने CO2 को रेफरेंस लेकर उसकी एब्जॉर्बेंस से कार्बन की परसेंटेज निकाली। लेकिन नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है और उसकी वजह से हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें, तो ये एक बड़ा ही मुश्किल काम, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम। तो इसीलिए इस कंबशन एनालिसिस के अंदर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, समझ आ गई, नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आगे समझ आ गई। अब अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड देखें तो सल्फर हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सल्फर बनाएगा आपके पास SO2 और SO3। तो SO2 और SO3 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, कैल्साइट। क्या यूज करते हैं बेटा, नीचे देखें, कैल्साइट। तो कैल्साइट जो है वो असल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना नहीं कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एबिलिटी है वो SO2 को और SO3 को एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा इसके जरिए हम निकाल सकते हैं सल्फर की कुछ लेवल के लिहाज से, कैसे कि SO2 और SO3 जो है, SO2 और SO3 को अगर हम देखें, SO2 अगर SO3 को देखें
तो SO2, SO2। अब जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर 16 है, समझ आ गई। और सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बनाता है या 4 बनाता है, समझ आ गई। अगर अगर SO3 की बात करें तो SO3 ये होगा। ओके, अब आपके लिहाज से SO2 और SO3 में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एज्यूम करें SO2 और SO3 में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा, समझ आ गई। वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सोचिए। SO2, अब मैं सल्फर की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा। तो SO2 ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये कम रिएक्टिव होगा, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो SO2 की मिकदार हमेशा SO3 से क्या होगी? ज्यादा होगी, समझ आ गई। तो SO2 की एब्जॉर्बेंस तो SO3 से क्या होगी? ज्यादा। तो हम जो कैल्साइड का कैल्शियम कार्बोनाइड का जो मेजॉरिटी वेट बढ़ेगा CO2 कार्बन के केस की तरह, वो SO2 की वजह से बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे SO2 की मदद से का सल्फर की क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 32, ये आपके पास सल्फर का एटॉमिक मास है, डिवाइड बाय 64, ये SO2 का मोलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको SO3 की मिकदार पता है तो आप SO3 के लिहाज से भी निकाल सकते हैं। वेट ऑफ SO3 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 32, 80 एटॉमिक मोलर मास SO3 का, और मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन हम इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि SO2 की मिकदार SO3 से क्या होती है? ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके पास ये एब्जॉर्ब होंगे और जो रिमेनिंग कंपाउंड होंगे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर देंगे। तो ये है बेटा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, समझ आ गई। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कि हम इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 6 कंपाउंड है, कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब है कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं है, ये बड़ी डिफिकल्टी है। एरर्स के केसेस ज़्यादा है तो हम इसको अप्लाई नहीं करते। तो कार्बन और नाइट्रोजन का सल्फर का हम निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, यानी कि कंपैरिजन करके। तो उम्मीद है बेटा आपको ये टॉपिक समझ आ चुका हो कि कंबशन एनालिसिस क्या क्या होती है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो बेटा जो मेरे लेक्चर में न्यू है प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री। और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इंशाल्लाह आपको क्या करूँगा बेटा? अप्लाई करूँगा। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, बाय।